हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग एकेडमी। पिछले साइंस के वीडियो में मैंने आप सबको साइंस जीव विज्ञान के प्रथम पाठ जैव प्रक्रम, जो कि आपके एनसीईआरटी में पाठ 6 में है, उसके अनुच्छेद के संपूर्ण क्वेश्चन और उसके उत्तर की बात किए थे। तो आज उससे आगे बढ़ते हुए अपने टेक्स्ट बुक के प्रश्न और उसके उत्तर को, जो निम्नलिखित है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस एंड आंसर्स। प्रश्न 5। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है? यह प्रक्रम कहाँ होता है? उत्तर: हमारे शरीर में वसा का पाचन अधिकतर तो आंत में होता है। आंत में वसा को विभिन्न एंजाइमों के सहयोग से तोड़ा जाता है और उससे आयतनिक तत्व निकाले जाते हैं। उन तत्वों को फिर लिवर में भेजा जाता है, जहां वे ऊर्जा के रूप में उपयोग होते हैं या फिर आवश्यकता के अनुसार उपयोग के लिए अलग-अलग अंगों में भेजे जाते हैं। प्रश्न 6। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? उत्तर: भोजन के पाचन में लार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लार अमाशय में बनती है और उसमें पाचक एंजाइम होते हैं, जो भोजन को छोटे टुकड़ों में टूटने में मदद करते हैं। इसके अलावा लार में स्थित एसिड भोजन को सही ढंग से पाचन करने में मदद करता है और भोजन से पोषक तत्वों को अमाशय से संशोधित करने में भी मदद करता है। प्रश्न 7। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं और उसके उपोत्पाद क्या है? उत्तर: स्वपोषी पोषण के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। 1. उपयुक्त खाद्य पदार्थ: अधिक पोषक तत्वों वाले भोजन का सेवन करना चाहिए, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल आदि शामिल हो। 2. संतुलित आहार: आहार में सभी पोषक तत्वों का संतुलित मात्रा में होना चाहिए। 3. उपयुक्त पानी: अधिकतम पानी की आवश्यकता होती है, जो शरीर को तरलता प्रदान करता है और विभिन्न कार्यों के लिए आवश्यक होता है। 4. स्वस्थ वातावरण: एक स्वस्थ वातावरण रखना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि शरीर को उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल सके, जो ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। स्वपोषी पोषण के उपोत्पाद में विभिन्न तत्वों की जरूरत होती है, जो शरीर के विकास और फंगस के खिलाफ रक्षा में मदद करते हैं। इनमें प्रोटीन, विटामिन, मिनरल आदि शामिल होते हैं, जो आहार से प्राप्त होते हैं। प्रश्न 8। वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? कुछ जीवों के नाम लिखिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है। उत्तर: वायवीय श्वसन उन जीवों में होता है जो अधिकतर ऑक्सीजन वायु को अपने श्वसन नलिकाओं के माध्यम से अंतरिक्ष में छोड़ते हैं। अवायवीय श्वसन उन जीवों में होता है जो अपने शरीर के एक अंग को वायु द्वारा संचालित करते हैं, जैसे कि मछलियां, कीड़े, कीटक आदि। वायवीय श्वसन करने वाले जीवों में मानव, स्तनधारी, मुर्गा, कुत्ता आदि शामिल होते हैं। अवायवीय श्वसन करने वाले जीवों में मछलियां, कीड़े, कीटक, अंत आदि शामिल होते हैं। प्रश्न 9। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं? उत्तर 1। कूपिकाएं महीन दीवान तथा असंख्य रुधिर कोशिकाओं वाली रचना है, जिनके कारण रुधिर तथा कूपिका में भरी वायु के बीच गैसों का आदान प्रदान सरलता से हो जाता है। 2. कूपिकाएं की संरचना गुब्बारों की तरह होती है, जो आवश्यकतानुसार गैसों का आदान प्रदान करने के लिए फैल तथा पिचक सकती है। प्रश्न 10। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? उत्तर: हीमोग्लोबिन की कमी के परिणाम निम्नलिखित हो सकते हैं। एनीमिया: एनीमिया एक स्थिति है जिसमें शरीर में रक्त की कमी होती है। हीमोग्लोबिन की कमी से रक्त में ऑक्सीजन की पहुंच में दिक्कत होती है, जो शरीर के कुछ हिस्सों को अनुचित ढंग से काम करने से रोकती है। 2. थकान और कमजोरी: हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे थकान और कमजोरी का अनुभव होता है। 3. सिरदर्द: हीमोग्लोबिन की कमी से सिर में दर्द और अनियमित धड़कन का अनुभव हो सकता है।
4. गंभीर समस्याएं। लंबे समय तक हीमोग्लोबिन की कमी से यदि छुटकारा नहीं पाया जाता है तो इससे बुखार, फुंसी, वात, गुर्दे की समस्याएं और अन्य गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। प्रश्न 11। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। यह क्यों आवश्यक है? उत्तर। मानव शरीर में दोहरा परिसंचरण उस विधि को कहते हैं जिसमें रक्त दोहराकर हृदय द्वारा पुनः फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से वायुमंडलीय विनम्रता में गिरावट होने पर होती है। वायुमंडलीय विनम्रता में गिरावट से रक्तचाप कम होता है और इससे शरीर के अंगों तक अपर्याप्त ऑक्सीजन पहुंचता है। दोहरा परिसंचरण यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि ऑक्सीजन रक्त में दूसरे अंगों तक पहुंचता है। इसके अलावा इस प्रक्रिया से कई अन्य अवयवों को भी ऑक्सीजन और पोषण प्राप्त होता है। दोहरा परिसंचरण की विशेष व्याख्या उस समय आवश्यक होती है जब विशेष परिस्थितियों में रक्तचाप अचानक कम हो जाता है, जैसे गंभीर घाव, हादसा या अन्य समस्याएं जो रक्त संचार को प्रभावित कर सकती हैं। प्रश्न 12। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? उत्तर। जाइलम तथा फ्लोएम दो विभिन्न प्रकार के वायुमंडलीय विन्यास हैं जो वस्तुओं या पदार्थों के वहन के लिए जिम्मेदार होते हैं। जाइलम में वस्तु का वहन आंतरिक ज्ञान से होता है जो सील के रूप में कार्य करता है। आथा जाइलम दो अलग अलग क्षेत्रों के बीच अलग अलग प्रतिरोध करते हुए पदार्थों को वहन करने में मदद करते हैं। वहीं फ्लोएम वस्तु को पूरी तरह से घुलनशील जैविक तत्वों का मिश्रण माना जाता है जो पदार्थ को उसके स्थान से अन्य स्थानों तक ले जाने में मदद करते हैं। फ्लोएम को प्रवाह गति द्वारा वहन किया जाता है जो वायुमंडल में मौजूद वेग से प्रभावित होता है। फ्लोएम में पदार्थों का वहन तेजी से होता है जो उन्हें जल्दी से अन्य भागों में ले जाता है। इस प्रकार जाइलम तथा फ्लोएम दो अलग अलग प्रकार के पदार्थ वहन संबंधी विन्यास है। प्रश्न 13। फुफ्फुस में कूपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि की तुलना कीजिए। उत्तर। फुफ्फुस में कूपिकाएं वायु को श्वसन प्रक्रिया के द्वारा अंतर्गत करती हैं। फुफ्फुस में एक माध्यम द्वारा वायु को अंतर्गत किया जाता है जो खोपड़ी के मुख्य श्वसन नलिका ट्रेकिया के द्वारा प्रवेश करता है और फिर छोटे छोटे नलिकाओं में बांटता है। ये छोटे छोटे नलिके फुफ्फुसों में जाकर अंतिम रूप वायु अदलाबदली के द्वारा उचित मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को देते हैं। विपरीत रूप से वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन विवर्णीय इकाई होते हैं जो खून में मौजूद अतिरिक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करते हैं। वृक्काणु में खून के द्वारा आने वाले अतिरिक्त पदार्थ जैसे कि विषैले तत्वों, एमोनिया और अतिरिक्त पानी को फिल्टर किया जाता है और इन्हें उरीन के रूप में शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और कोई भी प्रश्न हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।